Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on general equipment of distillation. For my previous videos on distillation, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the general equipment used for the distillation technique. So basically तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है. जो भी डिस्टिलेशन चैम्बर रहता है या एपरेटस रहता है उसमें तीन चीज़ें रहती है. एक होता है आपका स्टील, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है आपका रिसीवर. तो बेसिकली स्टील क्या होता है? स्टील आपका एक वेपोराइजिंग चैम्बर होता है जो कि जिसमें जिस भी मटेरियल को आपको डिस्टिल करना रहता है उसको आप प्लेस करते हो उस चैम्बर में. सो द जो स्टील रहती है आप उसको विद द सुटेबल मीन्स ऑफ हीटिंग प्रोसेस यू कैन हीट दैट स्टील, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो आपके वेपोराइज होते हैं. सो लेबोरेटरी स्केल पे आप बेसिकली जो यूज़ करते हो आप राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हो जो कि आपका ग्लास का बना होता है, जिसमें कि आप इजीली डिस्टिलेशन को नोटिस कर सकते हो. इस वजह से वो ग्लास का बना हुआ रहता है. सो उसके साथ में अब क्या होता है कि जो भी स्टील रहता है उसके साथ में आप कंडेंसर को अटैच करते हो यूजिंग अप्रोप्रिएट जॉइंट, और ट्रैप इज़ इंसर्टेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर. तो कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में आप एक ट्रैप इंसर्ट करते हो ताकि कि दोनों की जो जॉइंट जो कर सके आप प्रॉपर जॉइनिंग हो सके. तो कुछ कुछ क्या रहता है कि कुछ कुछ लिक्विड ऐसे रहते हैं जिनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि वो बम्प करते हैं. ठीक है, बम्प करते हैं या फोर्थ का फॉर्मेशन करते हैं. तो उसकी वजह से क्या रहता है कि आपका जो लिक्विड का वेपर में प्रमोट होना जो रहता है वो प्रमोट करवाते हैं. तो इसकी वजह से आप क्या करवाते हो कि इसी वजह से आपको ट्रैप इंसर्ट करना पड़ता है बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, क्योंकि बम्पिंग होती है. अब आपको बम्पिंग से अगर रोकना है तो आप उसके अंदर पोर्सलिन के पीसेस ऐड कर सकते हो ताकि कि जो बम्पिंग रहती है वो थोड़ी सी कैसी हो वो रुक सके. ठीक है, फिर बेसिकली जो स्टील होते हैं वो आपके अगर लार्ज स्केल पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर यूज़ कर रहे हो तो वे स्टेनलेस स्टील के भी बने हुए हो सकते हैं, प्लस कॉपर के भी बने हो सकते हैं या सूटेबल मटेरियल के बने हो सकते हैं जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो रहता है वो अच्छा होता है, मतलब कि हीट ट्रांसफरिंग रेट जो रहती है वो अच्छी होती है. तो स्टील को आप उन मटेरियल का भी बना सकते हो. अब नेक्स्ट आता है आपका कंडेंसर्स. तो कंडेंसर जो रहते हैं बेसिकली कंडेंसर क्या करते हैं आपके, इट इज़ कंडेंस द वेपर. जो वेपर फॉर्म हो रही है उसको कंडेंस करने के लिए यूज़ होते हैं तो उनको अपन कंडेंसर बोलते हैं. तो बेसिकली यू कैन से दैट द कंडेंसर हेल्प इन कंडेंसिंग द वेपर. सो कंडेंसर बेसिकली देखा जाए तो उनको अपन हीट एक्सचेंजर्स भी बोलते हैं. सो इट इज़ केप्ट कोल्ड बाय सर्कुलेटिंग वाटर और एयर थ्रू जैकेट, है ना. तो आप जो कंडेंसर रहता है उसके थ्रू आपको क्या करवाना रहता है, वाटर को भी सर्कुलेट करवाना रहता है या फिर जो एयर रहती है उसको भी आप सर्कुलेट करवा सकते हो. तो उसको ऐसा जैकेट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिसके थ्रू सर्कुलेशन हो सके. सो द बॉइलिंग पॉइंट एंड द वॉलेटिलिटी ऑफ द सब्सटेंस आर द मेन फैक्टर जो जिसके बेसिस पे यू कैन चूज़ द कंडेंसर. तो वो मटेरियल की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है. तो उसके बेसिस पे आप कंडेंसर कौन सा चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हो. तो जो कंडेंसर का जो कंस्ट्रक्शन रहता है तो जो मेन पॉइंट रहते हैं आपको ध्यान में रखने हैं वो कौन से पॉइंट होते हैं कि कंडेंसर को आप इजीली क्लीन कर सको. मेन पॉइंट ये रहता है कि जो कंडेंसर आप यूज़ कर रहे हो उसको इजीली क्लीन कर पाओ, तो ऐसा कंडेंसर आपको यूज़ करना है. फिर जो कूलिंग सरफेस वो प्रोवाइड करवाता है, तो कूलिंग सरफेस आपकी कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए ताकि कि आपको जो हीट ट्रांसफरिंग वाला जो रेट रहता है वो आपको ज़्यादा मिल सके, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो हीट ट्रांसफ़र रेट रहेगी वो भी क्या रहेगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी. तो कूलिंग सरफेस एरिया आपको ज़्यादा प्रोवाइड करवाना है. प्लस जो कंडेंसिंग सरफेस रहता है वो कैसा होना चाहिए, आपका गुड कंडक्टर होना चाहिए हीट का, ताकि कि जो रेट ऑफ कंडेंसेशन रहता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द रेट का. फिर एट द अप्रोप्रिएट सरफेस जो रहती है उसको आप अच्छी तरीके से मतलब कूल कर पाओ, तो जो हीट ट्रांसफरिंग रेट है वो ज़्यादा रहे. तो वैसे बात है ऐसे मटेरियल को आपको यूज़ करना है फॉर द कंडेंसर. सो इसी वजह से आपका जो मेटल के कंडेंसर रहते हैं उसको अपन प्रेफर करते हैं ओवर द ग्लास कंडेंसर, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जो हीट ट्रांसफरिंग रेट रहती है वो कैसी रहती है आपकी ज़्यादा रहती है. फिर
अगर द फिल्म ऑफ द कंडेंस्ड लिक्विड इज़ अ बैड कंडक्टर एंड मस्ट बी रिमूव्ड क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड द सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द कंडेंसर। फॉर दिस रीज़न कंडेंसर इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन अ इंक्लाइंड पोजीशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर जो कंडेंस लिक्विड है उसकी फिल्म नहीं बनानी है या अगर कभी बैड कंडक्टर रहा वो, तो उसकी फिल्म फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, या फिर जल्दी से वो कैसे करते हैं कि सीरियस इम्पेयरमेंट कोज करते हैं। तो उस इम्पेयरमेंट को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा कैसा रखना है, कंडेंसर को इंक्लाइन पोजीशन में रखो ताकि जल्दी से वो मूव कर जाए, ठीक है, और एक फिल्म का फॉर्मेशन भी ना करे आपकी कंडेंसर के ऊपर। जब भी वार्म वाटर आपके कंडेंसिंग सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश कोल्ड वाटर से आपको रिप्लेस करना है उसको, क्योंकि क्या रहता है कि बार बार जब जो भी वेपर्स रहती है तो उनकी कांटेक्ट में आपका जो वाटर जो भी वेपर रहती है, क्या होता है कि वो आपके जो वाटर आप फ्लो करवा रहे हो उसके कांटेक्ट में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी कैसा रहेगा, हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो हॉट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बार बार क्या करना है, उसको सर्कुलेशन मोशन में रखो। तो आपको एक इनलेट और आउटलेट प्रोवाइड करवाना होता है कंडेंसर में, जिसकी वजह से वो वाटर जो रहे वो पूरा सर्कुलेट होता रहे, ठीक है। तो क्या रहेगा कि ऑलवेज़ आपको कूल वाटर मिलेगा, तो जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफरिंग रेट रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं कंडेंसर के टाइप्स की। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसर होते हैं आपके। सिंगल सरफेस कंडेंसर होते हैं, डबल सरफेस कंडेंसर होते हैं, मल्टी ट्यूबुलर कंडेंसर होते हैं। तो सिंगल सरफेस कंडेंसर जो रहते हैं बेसिकली स्ट्रेट ट्यूब, बल्ब ट्यूब टाइप के रहते हैं। दो टाइप के रहते हैं, स्ट्रेट ट्यूब और बल्ब ट्यूब, जिसमें बल्ब ट्यूब में आपके स्पाइरल टाइप के हो सकते हैं या कॉइल टाइप के हो सकते हैं। तो एक डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को आपको हीट करवाना है और किस मटेरियल से, मतलब किस मटेरियल का आपका डिस्टिलेशन करवाना है, तो आप उसके हिसाब से कंडेंसर को चूज़ करते हो। फिर डबल सरफेस कंडेंसर्स भी होते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है जिसमें मल्टी ट्यूबुलर कंडेंसर्स भी होते हैं। कंडेंसर जो रहते हैं आपके डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं किसके साथ में, रिसीवर के साथ में, थ्रू अ सूटेबल एडाप्टर। तो एक सूटेबल एडाप्टर की हेल्प से यू हैव टू कनेक्ट द कंडेंसर विद द रिसीवर। देख सकते हो आप डायग्राम में कि डिफरेंट टाइप्स के कंडेंसर है। तो जो आपका स्ट्रेट ट्यूब टाइप का रहता है उसको लेबिक कंडेंसर भी बोलते हैं। फिर एल्हेन जो बल्ब टाइप का कंडेंसर होता है, देख रहे हो आप, बल्ब टाइप का बना हुआ है तो ऐसा कंडेंसर रहता है। प्लस स्पाइरल टाइप का भी कंडेंसर रहता है जिसको ग्राम कंडेंसर बोलते हैं। फिर कॉइल टाइप का भी रहता है जिसको डिमोट कंडेंसर बोलते हैं। फिर फेंड्रिज टाइप का भी रहता है जिसको कोल्ड फिंगर या स्पाइरल टाइप का कंडेंसर बोलते हैं। फिर डबल सरफेस कंडेंसर, ये देख रहे हो आप, इसमें कैसे एक और दो सरफेसेस है तो इसलिए इसको डबल सरफेस कंडेंसर भी बोला गया है। अब बात आती है आपके तो रिसीवर की। तो रिसीवर बेसिकली इट इज़ यूज टू कलेक्ट द डिस्टिलेट। तो जो भी डिस्टिलेट रहता है उसको कलेक्ट करने के काम में आते हैं आपके रिसीवर। और ये बेसिकली जो होता है ये सिंपल फ्लास्क टाइप का भी हो सकता है और इसको आप आइस बाथ में भी इमर्स कर सकते हो, ताकि अगर कोई वोलेटाइल मैटर अगर रहता है तो उसके वोलेटाइल रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि वापस से वो इवोपरेट हो सकता है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप उसको इमर्स करके रखते हो आइस बाथ में। तो दो टाइप के आपके देखा जाए तो रिसीवर्स रहते हैं। तो उन दो टाइप के रिसीवर्स को आप फ्लोरेंटाइन रिसीवर्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप लेबोरेटरी स्किल की बात करें तो उसमें आप दो टाइप के रिसीवर्स को यूज़ कर सकते हो। एक आपका कॉनिकल फ्लास्क को भी आप यूज़ कर सकते हो रिसीव करने के लिए, और RBF को भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अ राउंड बॉटम फ्लास्क को भी यूज़ कर सकते हो अगर स्मॉल स्केल में और लेबोरेटरी स्केल में अगर आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर कभी क्या रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी मटेरियल रहता है कि जो वाटर से हेवियर रहता है, लाइटर देन वाटर रहता है, तो उस कंडीशन में यू हैव टू यूज़ दैट फ्लोरेंटाइन रिसीवर। दो टाइप के आपके फ्लोरेंटाइन रिसीवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो रहता है दैट इज़ द फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल हेवियर देन वाटर, और दूसरा रहता है आपका फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल लाइटर देन वाटर। तो दो टाइप के होते हैं। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तो ये जो रहता है फर्स्ट टाइप का, इट इज़ फॉर द ऑयल लाइटर देन द वाटर। तो वाटर से अगर लाइटर ऑयल रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑयल जो रहेगा क्या करेगा, आपकी सरफेस पे फ्लोट करेगा। तो आप यहाँ पर आउटलेट को कनेक्ट करो, इस आउटलेट से यू कैन डिस्चार्ज द ऑयल। और अगर
वो ऑयल जो हेवर रहेंगे वाटर से, तो आपको जो आउटलेट रहेगा वो आपको बॉटम में कनेक्ट करना है। तो इस कंडीशन में यू कैन कलेक्ट दैट ऑयल फ्रॉम द बॉटम ऑफ दैट रिसीवर। तो इस टाइप के रिसीवर्स होते हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए फॉर द डिस्टिलेशन मेथड, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें आपका सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एजोट्रोपिक एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कंप्रेशन डिस्टिलेशन। तो ये डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशन टेक्निक्स जो रहेगी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले एक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। तो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें कि आप लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करते हो और उन्हीं वेपर को कंडेंस करवा के आप एज अ डिस्टिलेट उनको कलेक्ट कर लेते हो। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक में आपके पास में 3 चीज़ें होती है। एक होता है आपका स्टिल, दूसरा होता है आपका कंडेंसर, तीसरा होता है आपका रिसीवर। तो जो भी स्टिल रहता है उसमें जिस मटेरियल को आपको डिस्टिलेट करवाना है उस मटेरियल को आप उस स्टील में फील करते हो। उसके बाद में आप उसको हीट प्रोवाइड करवाते हो। तो हीट की हेल्प से क्या होता है कि वो जो मटेरियल रहता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वेपर जो रहती है वो कंडेंसर के पास में जाती है और कंडेंसर के थ्रू वो वेपर कंडेंस्ड होके आप उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हो एज अ डिस्टिलेट। फिर जो फ्लैश डिस्टिलेशन रहता है तो ये बेसिकली देखा जाए तो आपका जो सिंपल डिस्टिलेशन रहता है उसी का एक तरीके से एडवांस वर्जन है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो जितना भी आपका जो पोर्शन रहेगा, लिक्विड जो मिक्सचर रहेगा, उसको आप सडनली क्या करते हो, वेपोराइज करवाते हो। ठीक है। तो सडनली वेपोराइज करवाने के बाद में जो वेपर फेज में सारा मटेरियल आ जाता है, सारा लिक्विड। अब क्या रहता है कि फीड जो हाई प्रेशर जोन के थ्रू आप पास करवाते हो उसको, तो वो वेपोराइज हो जाता है। फिर उसके बाद में सडनली आप उसको क्या करते हो, लो प्रेशर प्रोवाइड करवाते हो। तो जो मटेरियल रहेगा तो जो वेपर फेज में आया हुआ है तो उसके जो कंडेंस होने की जो प्रोसेस रहती है, तो जो जल्दी कंडेंस हो जाएगा तो उसको अपन अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस मेथड इज़ यूज ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द वॉलेटिलिटीज़ ऑफ द कंपोनेंट इज़ वेरी लार्ज। तो कब यूज़ होता है, जब 2 कंपोनेंट की वॉलेटिलिटीज़ जो रहती है वो कैसे रहती है, उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो लार्ज होता है, तब आप फ्लैश डिस्टिलेशन को यूज़ करते हो। अपन 1 बाय 1 पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगी मैं, बस ये एक तरीके से ओवरव्यू है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो रहता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है तो उसमें जो लिक्विड का वेपोराइजेशन जो रहता है मिक्सचर का इज़ कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम विच द डिजायर्ड वन आर इज सेपरेटेड इन द प्योर फॉर्म। तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में यू कैन कलेक्ट द डिस्टिलेट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा होता है। फिर उसके बाद में एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन जो रहता है, तो एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज अ डिस्टिलेशन मेथड इन विच एजोट्रोपिक मिक्सचर इज ब्रोकन बाय द एडिशन ऑफ द थर्ड सब्सटेंस। तो एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है, बेसिकली कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनकी वॉलेटिलिटीज जो रहती है बहुत ज़्यादा सेम रहती है, एक ही टेम्परेचर की रहती है। तो जब उन कंपाउंड को मिक्स करते हो तो वो जो वेपोराइज होते हैं वो सेम टेम्परेचर पे वेपोराइज होते हैं। तो उनका जो एजोट्रोपिक मिक्सचर रहता है उसको ब्रोक करना पड़ता है बाय द एडिशन ऑफ अदर मटेरियल, तो थर्ड सब्सटेंस को। तो वो उसके साथ में न्यू एजोट्रोप फॉर्म करता है और एक कंपोनेंट जो रहता है आपको वो मिल जाता है, तो उसको अपन एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन बोलते हैं। फिर एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन जो रहता है तो बेसिकली ये सेम रहता है दैट ऑफ द एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, पर ये क्या रहता है कि इसमें रिलेटिवली आपको जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड रहता है उसको ऐड करना पड़ता है सेपरेशन के लिए। तो बेसिकली जितने भी आपके देखा जाए तो जितने भी प्लांट बेस्ड मटेरियल रहते हैं तो उनके लिए प्लांट बेस्ड या एनिमल मटेरियल जो रहते हैं जिसमें से आपको एक्सट्रैक्शन करवाना होता है, तो उस प्रोसेस में आप एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज़ करते हो। फिर आता है आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो वैसी बात है कि रिड्यूस प्रेशर मतलब कि वैक्यूम कंडीशन में यू हैव टू डू द डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो अ डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज डिस्टिल एट अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट देन द एप्लीकेशन ऑफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। तब जब आप वैक्यूम अप्लाई कर दोगे तो वैसी बात है कि जो लिक्विड जो बॉयल हो रहा होता है वो उसके लोअर टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। फिर स्टीम डिस्टिलेशन जो रहता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसी मेथड होती है डिस्टिलेशन की जो कि आप स्टीम को ऐड करवाते हो फॉर द सेपरेशन ऑफ द हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। तो जो भी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रहती है जिनका बहुत ही ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है, तो उनको अगर आपको डिस्टिलेट करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ स्टीम यू कैन डिस्टिलेट दैट मटीरियल। फिर उसके बाद में आता है मॉलिकुलर डिस्टिलेशन। तो मॉलिकुलर डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज ट्रेवल मीन फ्री पाथ एंड गेट कंडेंस्ड इंडिविजुअली विदाउट द इंटरमॉलिकुलर कोलिजन्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम।
तो जो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप हीट अप्लाई करते हो तो हर एक मॉलिक्यूल जो रहता है वो अपना मीन पाथ ट्रैवल करता है। जैसा उसका मीन पाथ है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैवल करेगा, जैसा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हर एक मॉलिक्यूल जो रहेगा वो वेपर कंडीशन वेपोराइज होगा और अपना मीन पाथ ट्रैवल करेगा और कंडेंस्ड होगा इंडिविजुअली। सो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से वैक्यूम को अप्लाई कर देते हो। तो कैसा रहता है कि जो मीन पाथ वो ट्रैवल करता है मॉलिक्यूल का, जितना मीन पाथ होगा तो वही मीन पाथ वो ट्रैवल करेगा और इंडिविजुअली कंडेंस्ड होगा। सो उसको मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन बोलते हैं। फिर आता है आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली आपका जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं, तो इसको बेसिकली अपन ड्राई डिस्टिलेशन टेक्निक भी बोलते हैं। इसको बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करवाते हो, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको पूरी तरीके से आप बर्न कर देते हो और उसमें से जितना भी मटेरियल रहता है या जो भी सॉल्वेंट रहते हैं उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट करते हो, तो उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टेक्निक बोलते हैं। तो और इसको ड्राई डिस्टिलेशन टेक्निक भी बोलते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर में आप करवा रहे हो उसको। फिर कंप्रेशन डिस्टिलेशन टेक्निक होती है। तो कंप्रेशन डिस्टिलेशन टेक्निक बेसिकली नेवी और आर्मी में जो पर्सन्स रहते हैं जिनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि उनको जो वाटर रहता है ड्रिंक करने के लिए वो या तो सॉल्ट वाटर मिलता है या फिर जो वाटर मिलता है वो पूरी तरीके से फ्रेश नहीं होता है, तो उसको उस वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करवाने के लिए वो कंप्रेशन डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.